दोस्तों, आरबीआई के द्वारा जो 6 महीने के लिए लोन की किस्तों को आगे डालने का फैसला किया गया था, उससे जितनी खुशी शुरू में हुई थी उतनी ही जो नामोशी थी वो बाद में हुई, जब पता चला कि उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा। जो 6 महीने के लिए किस्तें आगे होंगी उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा और कई केसेस के अंदर तो ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर रोष है, लेकिन हाल ही में ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक सुनवाई भी हो चुकी है। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को लेकर क्या हुआ, इस ब्याज माफी को लेकर क्या हुआ, और ये भी डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर कि कितनी उम्मीद है कि आपको, गाड़ी मालिकों को इस केस से कोई फायदा हो सके। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 27 मार्च को और फिर 22 मई को 3-3 महीने का मोरेटोरियम अनाउंस किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कुल 6 महीने का मोरेटोरियम देश के अंदर अनाउंस किया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि आपका किसी भी तरह का कोई लोन हो, टर्म लोन है, चाहे वो गाड़ी के ऊपर लोन है, होम लोन है, क्रॉप लोन है, वो 6 महीने के लिए आप आगे डाल सकते हैं। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि 20 से 25% लोगों ने ही इसका फायदा लिया है, अपनी जो किस्तें हैं उनको 6 महीने के लिए आगे डाला है। लेकिन अब मसला ये है कि जिन लोगों ने इस राहत का, सो कॉल्ड राहत का फायदा लिया 6 महीने का, उनको एक राहत 6 महीने के लिए तो मिली, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है। क्योंकि दो चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ तो कई बैंकों ने ये सिस्टम रखा कि जो 6 महीने का ब्याज बनना था आपका, वो 6 महीने जैसे ही खत्म होंगे वो ब्याज आप एकदम से भर दीजिए। और कुछ केसेस के अंदर वो जो 6 महीने का जो मूलधन था वो भी और ब्याज वो बाद में ईएमआईज के अंदर लिया जाएगा। आपकी जो किस्तें थी वो बढ़ जाएंगी। जैसे मैंने एक अलग प्रोग्राम में बताया था कि अगर 5 साल का लोन पेंडिंग है तो 5 किस्तें आपकी बढ़ जाएंगी कुल जो पेंडिंग है उसमें। तो ये बहुत बड़ा एक बोझ पड़ गया है गाड़ी मालिकों के ऊपर या तमाम उन लोगों के ऊपर जिन्होंने किसी भी तरह का कोई लोन ले रखा है। तो इसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी है पूरे देश के अंदर। लेकिन अब ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके लिए जो क्रेडिट जाता है वो गजेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, आगरा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी थी अप्रैल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इसके ऊपर सुनवाई की जाए। ये जो सरकार का फैसला है, आरबीआई का फैसला है, वो गलत है, गैर कानूनी है, ब्याज जो है वो नहीं वसूल सकते हैं इन 6 महीनों का। तो अब ये जो पिटीशन है इसके ऊपर थोड़ी हरकत शुरू हुई है। तो सबसे पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरबीआई और भारत सरकार को नोटिस जारी किया गया इस पिटीशन के ऊपर। उसके बाद 3 जून को आरबीआई के द्वारा एक एफिडेविट दाखिल होता है सुप्रीम कोर्ट में और 4 जून को इसके ऊपर पहली जो सुनवाई है, हियरिंग है, वो होती है। अब इस हियरिंग के अंदर क्या हुआ उससे पहले हम ये जान ले कि जो गजेंद्र शर्मा ने पिटीशन फाइल की है उसके अंदर उन्होंने क्या मांग की है। तो कुल मिलाकर गजेंद्र शर्मा ने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो 27 मार्च की पहली नोटिफिकेशन थी आरबीआई की, जिसके अंदर 3 महीने की राहत देने की बात थी, उसका एक जो पोर्शन है, उसका जो कुछ हिस्सा है वो अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस एक कानूनी लफ्ज है और इसका सीधा सीधे मायने ये है, कई बार ऐसी नोटिफिकेशन कोई सरकारी विभाग जारी कर देता है जो कानून के ही खिलाफ होती है। तो गजेंद्र शर्मा का यह कहना है कि जिस पोर्शन में ये लिखा गया है कि आपसे ब्याज वसूला जाएगा इस समय का, वो अल्ट्रा वायरस है, वो गैर कानूनी है, ब्याज नहीं वसूला जा सकता है। तो उस पोर्शन को खारिज कर दे सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी मांग जो है पिटीशन के अंदर वो ये की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र सरकार और आरबीआई को निर्देश जारी करे और ये जो 6 महीने के अंदर ब्याज लगना है उसे कंप्लीट तरीके से, पूरी तरह से माफ किया जाए। ये सीधी सीधी 2 मांगे हैं जो पिटिशनर है गजेंद्र शर्मा। पिटीशन पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुल मिलाकर इसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो 6 महीने का समय है, लोन के ऊपर जो ब्याज लेने की बात है, एक तो वो मसला है कि ब्याज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये है कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज वसूला जा रहा है, जो अब 6 महीने ब्याज नहीं दे रहे हैं, उसको ही एक तरीके से एक्स्ट्रा लोन समझ लिया गया है और उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 तरीके हैं इसको ट्रीट करने के। तो 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रही है जिसके ऊपर अब उसको फैसला देना है। दोनों चीज़ों के ऊपर राहत मिलती है या एक चीज़ के ऊपर राहत मिलती है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। हो सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर राहत ना मिले। यहाँ पर दोस्तों ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार आरबीआई ने जो एफिडेविट दिया है 3 जून को कोर्ट के अंदर, उसमें आरबीआई ने क्या पक्ष रखा है अपना कि क्यों वो ब्याज वसूल रहे हैं। ये भी आप देख लें, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं।
The RBI in its reply has told the top court that it is taking all possible measures to provide relief with regard to debt repayments on account of the fallout of COVID-19. तो RBI अपने एफिडेविट में ये लिख रही है, it does not consider it prudent to go for a forced waiver of interest, risking the financial viability of the banks. It is mandated to regulate and putting the interest of the depositors in jeopardy. मोटा मोटा कहने का मतलब आरबीआई का ये है कि अगर ज़बरदस्ती की जाएगी बैंकों के साथ कि वो ब्याज माफ़ करे, तो इससे क्या होगा कि बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है, उस पर खतरा आ जाएगा और जिन लोगों का पैसा जमा है बैंकों के अंदर वो भी रिस्क में आ जाएंगे। तो इस वजह से जो है बैंक्स के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है कि वो जो ब्याज है उसे माफ़ कर दें। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है कि आरबीआई ने अपने एफिडेविट में यहाँ तक कहा है कि अगर ये 6 महीने का पूरा ब्याज माफ़ कर दिया जाए तो इससे कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा बैंक्स को, और ये कुल जीडीपी जो है देश की उसका 1% बनता है। तो अगर ये पूरा जो ब्याज माफ़ करना है उससे 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। आरबीआई को सहना होगा, वो बैंक्स को सहना होगा, या फिर गवर्नमेंट केंद्र सरकार को वो सहना होगा। तो क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है, इस वजह से जो है वो बैंक्स आपका जो ब्याज है वो माफ़ नहीं कर सकते। ये एफिडेविट आरबीआई ने कोर्ट के अंदर फाइल किया है। अब इसको लेकर पिटिशनर के वकील का ये कहना है कि इसका मतलब तो ये हो गया कि बैंक्स को हर हाल में प्रॉफिट में रहना है, चाहे देश के लाखों करोड़ों लोग घाटे में आ जाएं, उनके घर बिक जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक्स को, आरबीआई को हर हालत में फाइनेंशियल वायबल रहना है, प्रॉफिटेबल रहना है। इसके ऊपर जो वकील हैं गजेंद्र शर्मा के एडवोकेट श्री राजीव दत्ता जी, उनका ये भी कहना है कि वो जल्दी ही रिजॉइंडर यानी कि जो आरबीआई ने एफिडेविट फाइल किया उसका जवाब जल्द ही कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, अपना पक्ष वो रखेंगे इसको लेकर। तो अब कहानी यहां पर रुकी हुई है कि 12 जून को इस केस में अगली सुनवाई होनी है, जिसके अंदर जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो अपना पक्ष रखेगी, आरबीआई भी अपना पक्ष रखेगी, और जो पिटिशनर है गजेंद्र शर्मा वो भी जवाब देंगे आरबीआई के एफिडेविट का, जो भी बातें आरबीआई ने कही हैं। तो निश्चित तौर पर ये केस जो है वो आगे चलने वाला है। आने वाले दिनों में कई सुनवाइयां इसके ऊपर होंगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि कोई राहत मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी, यानी कि जो ब्याज 6 महीने का आपसे वसूल रही हैं बैंक्स वो वेव ऑफ होगा या नहीं होगा। यहां पर आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माननीय बेंच ये सुनवाई कर रहा है इस केस की, उसके अंदर जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह शामिल हैं। तो दोस्तों एक चीज इसमें साफ है कि जिन लोगों ने 6 महीने का जो मोरेटोरियम उसका फायदा नहीं लिया, अपनी किस्तों को आगे नहीं डाला, उनका तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो किस्तें अपनी भर चुके हैं या नहीं भरी हैं, डिफॉल्ट हो गया, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है, इस केस का कम से कम लेना देना नहीं है। अब जिन लोगों ने इसका फायदा लिया है, किस्तों को आगे डलवाया है, उनका पूरा सरोकार इस केस के अंदर है। अगर सुप्रीम कोर्ट सच में ये डायरेक्शन दे दे केंद्र सरकार को या आरबीआई को कि जो ब्याज है 6 महीने का वो नहीं वसूलना है, उसको माफ़ किया जाए, तो बहुत बड़ी राहत निश्चित तौर पर होगी। हजारों रुपयों का, लाखों रुपयों का कई केस के अंदर गाड़ी मालिकों को इसका फायदा होगा। और अगर ये पिटिशनर केस हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर जैसे सिचुएशन है वैसी बनी रहेगी। वो जो ब्याज है और ब्याज के ऊपर ब्याज है वो आपको भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपनी तरफ से आरबीआई के एफिडेविट की एक जो उसमें उन्होंने बात कही कि 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, 2 लाख करोड़ रुपया बनता है वो ब्याज की रकम जिसको माफ करने की बात हो रही है और वो नहीं किया जा सकता, उसका हम जवाब ये देना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है। उसके मुकाबले तो 2 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है। जहां पर 20 लाख करोड़ दिया वहां पर 22 लाख करोड़ हो जाता, या उस 20 लाख करोड़ में से कुछ 2 लाख करोड़ कम करके ये वाला 2 लाख करोड़ एंटर कर देते, तो इससे लाखों लोगों को फायदा होता। ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हजारों लाखों गाड़ी मालिकों को फायदा होता, बल्कि देश के करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है, टर्म लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इसके अलावा क्रॉप लोन, बहुत तरह के लोन ले रखे हैं, सभी को इसका फायदा होता। तो 2 लाख करोड़ रुपए की रकम काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के सामने 2 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है, और बड़ी आसानी के साथ उस हिसाब से केंद्र सरकार या आरबीआई इसके ऊपर फैसला ले सकती है। और अभी भी टाइम है,
कि ये जो ब्याज है 6 महीने का इसे माफ कर दिया जाए। तो दोस्तों अब 12 जून को इस केस की अगली सुनवाई है। वहां पर क्या होता है, इस केस की तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर लगातार मिलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हर दिन ट्रांसपोर्ट टीवी जरूर देखें। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम हर दिन वीडियोस डालते हैं, हर दिन नई खबरें डालते हैं, आप जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हर खबर आपको साथ की साथ मिलती रहे, उसके लिए जरूरी है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन जरूर दबा दें, ताकि साथ के साथ आपको खबर मिलती रहे। आपकी राय का भी हमें इंतजार रहेगा। बताइएगा कि आपको कोई उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आपको इस केस में राहत देगी या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको अपने इस चैनल का काम पसंद है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube और Facebook, ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।